हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 2। पहला पाठ हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। पीछे 2 वीडियो अपने हो चुके हैं जिसमें पहला पाठ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ जो था वो अलैंगिक जनन से संबंधित था, सामान्य जानकारी उसके अंदर थी। अब दूसरा और तीसरा पार्ट जो रहेगा हमारा वो लैंगिक जनन से संबंधित रहेगा। तो हम पाठ की शुरुआत करने से पहले समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर लैंगिक जनन है क्या। तो अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं थी उससे सिमिलर, कुछ उससे हटकर उससे ज्यादा श्रेष्ठ विशेषताएं होंगी लैंगिक जनन की। तो यदि आपको लैंगिक जनन की सबसे पहले परिभाषा बनानी पड़े तो आप क्या बनाओगे? वह जनन जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, अर्थात संतति उत्पन्न करने हेतु 2 जनक भाग लेते हैं, उसको अपने क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। इससे पहले हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया? वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने हेतु 1 जनक भाग लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं अपने लैंगिक जनन, तो वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने हेतु 2 जनक भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की विशेषताओं की यदि चर्चा की जाए तो एक विशेषता तो आप इसकी परिभाषा से ही निकाल सकते हैं। कौन सी? इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है, पहली विशेषता इसकी परिभाषा से ही निकल गई। परिभाषा हमने क्या बताई? वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने हेतु कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। तब हम उसको क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। हाँ, जो द्विलिंगी पुष्प हैं जिसमें नर और मादा भाग एक ही पादप पर है उसमें 1 जनक होगा। अर्थात यहां पर हम जो 2 जनक कह रहे हैं उसका मतलब 2 लिंग भाग लेंगे, एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। यदि एक लिंगी पुष्प है किसी पादप पर तो वो तो पादप अलग हो जाएंगे, नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। लेकिन यदि द्विलिंगी पुष्प है तो एक ही पादप, उसी में तो नर भाग होगा और उसी में मादा भाग होगा। अर्थात इस जनन के अंतर्गत संतति उत्पन्न करने हेतु 2 लिंग हिस्सा लेते हैं, एक नर भाग और एक मादा भाग। ये एक पेड़ पर भी हो सकते हैं और 2 अलग अलग पेड़ों पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 जनक भाग लेते हैं जिसमें हम क्या कहेंगे? एक जनक को क्या कहेंगे? नर भाग या नर कह दो इसे, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? मादा भाग। जो 2 जनक होंगे उसमें एक जनक कौन होगा? नर, और दूसरा जनक कौन होगा? मादा। जबकि अलैंगिक जनन में हमने कोई नर या मादा का जिक्र नहीं किया था। दूसरी विशेषता, अलैंगिक जनन में हमने कहा था कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन नहीं होता, और यहां पर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और युग्मक संलयन भी होता है। दोनों होंगे, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और युग्मक संलयन भी होगा। नर भाग से नर युग्मक बनेगा, मादा भाग से मादा युग्मक बनेगा, और ये नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया करके आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे, जिससे भ्रूण बनेगा और भ्रूण से बनेगा नया पादप यानी संतति। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि युग्मकों का निर्माण हुआ, और युग्मकों का निर्माण किस विभाजन से होता है? अर्धसूत्री विभाजन से होता है। यहां पर आप ये भी बात जान लीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसका मतलब नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। इससे पहले अलैंगिक जनन में हमने क्या कहा था?
अलैंगिक जनन में जो संततियां उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण उत्पन्न होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं आती। लेकिन लैंगिक जनन में चूंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, और क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय हो रहा है, इसीलिए इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और विभिन्नताएं जो हैं नई जाति के विकास का मार्ग बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन ज्यादा श्रेष्ठ है। अगली विशेषता, संतति की उत्तरजीविता अधिक होगी। संतति की उत्तरजीविता अधिक होगी, इसके सरवाइव करने का रेट जो है, सरवाइव करने का रेशो जो है, वो अलैंगिक जनन की संततियों की अपेक्षा सदैव अधिक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं अलैंगिक जनन में हम पादप को डायरेक्ट, एक छोटे प्लांटलेट को डायरेक्ट किसी नए वातावरण में, नई भूमि में उगाते हैं, परंतु यहां पर नई संतति उत्पन्न होने से पहले वो बीज के रूप में, बीज के अंदर भ्रूण के रूप में कुछ समय तक रहेगी, इसलिए वो वातावरण के ज्यादा हैबिचुअल होगी, वातावरण के ज्यादा अनुकूलित होगी। और यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो बीज के अंदर उपस्थित भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, उस भ्रूण को पोषण प्रदान करता रहेगा, उस भ्रूण को मरने नहीं देगा। अलैंगिक जनन है तो अलैंगिक जनन की संतति यदि वातावरण प्रतिकूल हुआ तो वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन लैंगिक जनन की संतति, लैंगिक जनन का भ्रूण चूंकि कहां रहता है, बीज के अंदर सुरक्षित रहता है, इसलिए वो नष्ट नहीं होगा, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों न हो। जब अनुकूल होगी तो अंकुरित हो जाएगा, और अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल है, तो वो बीज के अंदर सुरक्षित पड़ा रहेगा। तो ध्यान रखें, संतति की उत्तरजीविता यानी उसके जीवित रहने की क्षमता अलैंगिक जनन की संततियों से ज्यादा होती है। इसमें समय अधिक लगता है। इसमें समय जो होगा वो अधिक लगेगा, क्योंकि आप जानते हो अच्छे कामों में, बड़े कामों में समय हमेशा ज्यादा लगता है। लैंगिक जनन, सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? वह जनन जिसमें संतति उत्पन्न करने हेतु दो जनक यानी दो लिंग हिस्सा लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा, तो उस जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। विशेषताएं क्या है लैंगिक जनन की? दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन होता है। विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इस जनन के द्वारा, इसलिए नई जाति के विकास की संभावनाएं भी अधिक बनती हैं। संतति की उत्तरजीविता, उसके जीवित रहने की, उसके नई वातावरण में ढलने की संभावनाएं अधिक होंगी। समय इसमें संतति उत्पन्न करने में अधिक लगेगा। तो ये था लैंगिक जनन और उसकी विशेषताएं। अब बात आ रही है लैंगिक जनन होगा कहां पर? आखिर पादप में वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा भाग है जिसमें लैंगिक जनन संपन्न होता है? कौन सा भाग है वो? तो हम कहेंगे पुष्प। कौन सा भाग है वो? पुष्प यानी फ्लोर। पुष्प पादप का लैंगिक भाग है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था, जब हमने स्टार्ट किया था, कि पादप के भागों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरे लैंगिक भाग। कायिक भाग जिसमें आती है जड़, तना, पत्ती, और लैंगिक भाग में कौन शामिल होगा? पुष्प शामिल होगा। अब यदि हम पुष्प को देखें, पुष्प क्या है, तो पादप का कौन सा हिस्सा है? पुष्प लैंगिक भाग है। इस पुष्प का रूपांतरण कैसे हुआ? आखिर पुष्प की उत्पत्ति कैसे हुई? आपको ध्यान है ना, केवल जिम्नोस्पर्म
और एंजियोस्पर्म प्लांट्स ही कैसे होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, इसीलिए इन्हें किस में रखा जाता है, फेनेरोगैम्स में। जबकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो अपुष्पी पादप होते हैं, उन्हें किस में रखा जाता है, क्रिप्टोगैम्स में। तो क्रिप्टोगैम्स शुरू वाले तीनों और लास्ट वाले दोनों यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कौन से हैं, फेनेरोगैम्स। तो पुष्प पादप का लैंगिक भाग है, ये उत्पन्न किससे हुआ, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, पर्रोह भाग से। अब पर्रोह क्या चीज होती है, पुष्प क्या है, पर्रोह भाग का रूपांतरण है। पुष्प की यदि उत्पत्ति देखें तो हम पुष्प को क्या कह सकते हैं कि पुष्प पर्रोह भाग का रूपांतरण है। पर्रोह भाग आपको पता है पादप के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जमीन में दबा रहता है, भूमिगत होता है, जबकि दूसरा वायवीय हिस्सा होता है। भूमिगत को हम मूल तंत्र कह देते हैं और जो वायवीय हिस्सा है उसको हम पर्रोह तंत्र कह देते हैं। और ये वायवीय हिस्सा या पर्रोह तंत्र जो है, इसमें कौन कौन आती हैं, शाखाएं और तना, ब्रांचेस और स्टेम आएंगी। तो पर्रोह यानी तना और शाखाएं, उसी से रूपांतरित होकर क्या बना है, पत्तियां भी किसमें आएंगी, तना, शाखाएं और पत्तियां किसमें आएंगी, पर्रोह भाग में आएंगी। तो इन्हीं से रूपांतरित होकर, तने, शाखाओं और पत्तियों से ही रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं पुष्प क्या है, पर्रोह का रूपांतरण है। यदि हम देखें आखिर हमारे पास सबूत क्या है कि यह पर्रोह भाग का या तने का रूपांतरण है, क्योंकि जो पुष्पासन है उसमें तने के समान परवसंधियां पाई जाती हैं। वो परवसंधियां अत्यधिक सहंत होती हैं, अत्यधिक एक दूसरे के पास पास पाई जाती हैं, इसलिए अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि हम विश्लेषण करें उसका अच्छी तरह से तो हम पाते हैं कि पुष्प का जो पुष्पासन हिस्सा है उस पुष्पासन पर तने के समान परवसंधियां हैं। तो परवसंधियां हैं, इसका मतलब ये किसका रूपांतरण है, किसका हिस्सा है, कौन हो सकता है, ये तना। जबकि इसके ऊपर जो अन्य भाग हैं जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर, ये पत्तियों का रूपांतरण है। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, जो चारों चक्र हैं, किसका रूपांतरण है, ये पत्तियों का रूपांतरण है। तो पुष्प के दो हिस्से कौन से, एक तो पुष्प वृंत और पुष्पासन, ये तो है तने का रूपांतरण। और जो चारों चक्र हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये किसका रूपांतरण है, पत्तियों का रूपांतरण है। देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो पुष्प पौधे का लैंगिक भाग है, सारांश क्या समझ में आया आपके, पुष्प पर्रोह का रूपांतरित हिस्सा है जिसमें लैंगिक जनन संपन्न होता है। अब हम पुष्प की संरचना देखने जा रहे हैं, किस प्रकार की संरचना होती है पुष्प की। तो संरचना परीक्षा में बनानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। डायग्राम जितने भी आते हैं उनका अभ्यास आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करना है, बार 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 बार। सबसे पहले हम स्त्री केसर बनाते हैं, थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं इस डायग्राम को। ये देखिए, जब भी आप पुष्प का चित्र बनाओ सबसे पहले आप स्त्री केसर बना दो। इसके बनाने से क्या होगा, आपका अनुपात नहीं बिगड़ेगा, चित्र एक सही अनुपात में और बढ़िया बनेगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या बनाओ, स्त्री केसर बना दो। इस प्रकार से स्त्री केसर के भीतर क्या होता है, बीजांड। स्त्री केसर के भीतर क्या पाया जाता है, बीजांड। ये बीजांड किस प्रकार से बनता है, ये हम आगे चलकर बड़ी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। अभी आपको इसके अंदर जो बीजांड बना उसकी टेंशन नहीं लेने की, ये कैसे बनेगा, बनाओ तो बनाओ यहां पर, वरना कोई जरूरी नहीं होता। आगे चलकर आप बीजांड बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, इसलिए वहां पर इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को आराम से बनानी आ जाएगी, यहां टेंशन नहीं लेनी।
तो इस प्रकार से स्त्री केसर बना दिया, उसके अंदर बीजांड बना दिया। अब इसके नीचे क्या दिखा दो आप, पुष्पासन और पुष्पवृंत, यहां इस प्रकार से, क्योंकि पुष्प के चारों चक्र जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, पुष्पासन पर होते हैं, और सबसे केंद्र में कौन होता है, स्त्री केसर। अब आप देख लीजिए, जैसे हमने स्त्री केसर के नीचे ये पुष्पासन बनाया और पुष्पवृंत बनाया, बनाते ही अपना स्त्री केसर कहां गया, सेंटर में। अब बना दो बाकी के तीनों, ये कौन होंगे, बाह्य दलपुंज, इसके पश्चात कौन होंगे, दलपुंज, और आपको इन्हें जुड़ा हुआ कहां पर दिखाना है, पुष्पासन पर। नाम देखिए, पुष्प आसन। आसन क्या होता है, बैठने का स्थान। किसके बैठने का स्थान है ये, पुष्प के चक्रों के बैठने का स्थान है। एक पूर्ण पुष्प जो होता है, एक पूर्ण पुष्प जो है उसमें 4 चक्र होते हैं। ये यहां पर अपने बना देंगे पुंकेसर। देख लीजिए, चारों चक्र आपने कहां जुड़े हुए दिखाए हैं, पुष्पासन पर जुड़े हुए दिखाए हैं। अब इनको नामांकित करना बड़ा आसान है। ये पुष्पवृंत, पुष्प के नीचे जो डंठलनुमा भाग होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत बोलते हैं। जो काम क्या करता है, पुष्प को शाखा से जोड़ने का काम करता है। पुष्प को पुष्पावली वृंत या शाखा से जोड़ने का काम किसका है, पुष्पवृंत का है। पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग देख लीजिए, ये पुष्पवृंत है, इसका ऊपरी फूला हुआ भाग ये क्या कहलाएगा, पुष्पासन। पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन। उसमें सबसे बाहर की ओर, ये देख लीजिए, ये सबसे भीतर का हिस्सा माना जाता है और ये सबसे बाहर का। तो पुष्प में सबसे बाहर की ओर जो हरी पत्तियों का चक्र उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य दलपुंज। दूसरा चक्र जो होता है, जो रंगीन पत्तियों जैसी संरचना वाला होता है, सबसे बाह्य दलपुंज जो कि हरी पत्ती जैसी संरचना वाला होता है। इसके बाद दूसरा भीतरी चक्र जो है वो रंगीन पत्तियों वाला चक्र होता है, रंगीन पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दलपुंज। तीसरा भीतरी चक्र जो होता है इसको बोला जाता है पुंकेसर, सॉरी पुमंग। तीसरा भीतरी चक्र जो कि नर चक्र होता है, नर भागों का चक्र होता है, उसको क्या बोला जाता है, पुमंग। और सबसे भीतरी जो चक्र होता है, सबसे भीतर पुष्पासन के केंद्र में जो स्थित होता है वो होता है जायांग। तो एक पूर्ण पुष्प में आपको 4 चक्र दिखाई देंगे, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। यदि नर पुष्प मान लो एक लिंगी है और हम कहते हैं कि ये नर पुष्प है तो उसमें जायांग नहीं होगा, और यदि वो मादा पुष्प है तो उसमें फिर पुमंग नहीं होगा, और यदि द्विलिंगी पुष्प है तो उसमें पुमंग भी होगा और जायांग भी होगा। जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं इनको सहायक चक्र कहा जाता है। बाहर के दोनों, सबसे बाह्य दलपुंज और फिर 2 नंबर पर दलपुंज, इनको क्या कहा जाता है, सहायक चक्र, क्योंकि ये जनन में सहायता करते हैं। और पुमंग और जायांग जो हैं इनको कहा जाता है आवश्यक चक्र। पुमंग और जायांग दोनों को क्या कहा जाता है, आवश्यक चक्र, और बाहर वाले दोनों को क्या कहा जाता है, सहायक चक्र। एक बार थोड़ी सी डिटेल और कर लेते हैं इन सभी की, मिटा रहा हूं मैं। उसका डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसका अभ्यास आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से करना है। सिंपल सा डायग्राम है, कोई ज्यादा भेद वाला इसमें है नहीं सिस्टम। बस मैंने जिस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बनाए, जिस प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए उसी टाइप से आपको बनाना है। सबसे पहले स्त्री केसर, फिर आपको पुष्पासन और पुष्पवृंत, फिर सभी तीनों चक्र, बाकी जो तीनों चक्र हैं वो दर्शाने हैं।
अब एक एक करके हम सभी चक्रों को देख रहे हैं। सबसे पहले बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में कहा जाता है कैलिक्स। बाह्य दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैलिक्स। हरी पत्तियों वाला और सबसे बाह्य चक्र, पुष्प का सबसे बाह्य और हरी पत्ती जैसी संरचनाओं वाला चक्र जो है वो कौन है? बाह्य दलपुंज। काम क्या करता है? बाह्य दलपुंज कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करने का काम करता है। कुछ मात्रा में, चूंकि हरा है, क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, वो इसका माइनर काम है। मेजर काम क्या है? कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। ये मान लो कली है, ठीक है, बिल्कुल हरी कली होगी, पुष्प खिलेगा, ऐसे खिलेगा। ये कहां चले गए? ये बाह्य दलपुंज थे, कहां चले गए? सबसे बाहर की ओर। पहले ये पुष्प को घेरे हुए थे, कलिका अवस्था में सुरक्षा कर रहे थे, उसकी बाह्य आघातों से, कुछ कीड़ों से सुरक्षा कर रहे थे। जब खिलेगा पुष्प तो ये कहां चले जाएंगे? सबसे बाहर की ओर। तो हरी पत्ती जैसी संरचना वाला सबसे बाह्य चक्र क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। काम क्या है? कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। और इसका प्रत्येक सदस्य जो है उसको बाह्य दल बोलते हैं। देखो पूरा चक्र है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। और एक जो हरी पत्ती जैसी संरचना है, एक सदस्य जो इसका है वो क्या कहलाएगा? बाह्य दल कहलाएगा। अब जो बाह्य दल है उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेपल। बाह्य दल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेपल। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स और इसके प्रत्येक सदस्य को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। इसके बाद दूसरा है दलपुंज। दलपुंज को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोला। दलपुंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरोला। और होता कैसा है ये? रंगीन पत्ती जैसी संरचनाओं वाला चक्र होता है। रंगीन पत्ती जैसी संरचनाओं वाला दूसरा भीतरी चक्र क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा। कार्य क्या है इसका? चूंकि रंगीन है इसलिए परागण हेतु, पोलिनेशन हेतु कीटों को आकर्षित करने का यह कार्य करता है। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? दलपत्र। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? दलपत्र। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? पेटल। सबसे बाहर की ओर प्रत्येक सदस्य सेपल, दूसरे चक्र में प्रत्येक सदस्य है पेटल। कई बार क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके हम बाह्य दल और दल पुंज में विभेद नहीं कर पाते। दोनों बाह्य चक्र बिल्कुल सेम होते, कोई अंतर उनके अंदर नहीं होता। उनको कहा जाता है परिदलपुंज। यदि कोई दोनों में अंतर नहीं होगा, दोनों सेम होंगे, तो उनको क्या कहेंगे? परिदलपुंज। क्या कहेंगे इनको? परिदलपुंज। अंग्रेजी में क्या कहलाएगा ये? पेरिएंथ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? पेरिएंथ। और इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? टेपल। परिदलपुंज क्या कहलाता है? परिदलपुंज जिसके बाह्य दल और दल पत्र में कोई विभेद न हो, बाहर वाले दोनों चक्र देखने में हूबहू हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? परिदलपुंज कहेंगे, यानी पेरिएंथ। और उसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? टेपल। और ये कुछ में तो हरी पत्ती जैसी संरचना वाला हो सकता है, कुछ में रंगीन, कोई सा भी हो सकता है, कोई इसमें विशेष नहीं है, देखने में कैसा भी हो सकता है। ये जैसे प्याज कुल के अंदर, प्याज में आमतौर पर पेरिएंथ पाया जाता है। और इन दोनों चक्रों को हम क्या कहेंगे? सहायक चक्र, क्योंकि ये जनन में सहायता करते हैं। बाह्य दलपुंज ने तो सुरक्षा की है और दलपुंज ने कीटों को आकर्षित कर परागण में सहायता की है। इसके बाद यदि अपने देखें पुमंग, तो पुमंग को अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम।
पुमंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? पुष्प का तीसरा भीतरी और नर चक्र पुमंग कहलाता है। पुष्प का तीसरा भीतरी और नर चक्र क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? पुंकेसर। प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। और पुंकेसर का कार्य है नर युग्मकों को उत्पन्न करना। पुंकेसर ही वह भाग है जहां पर नर युग्मक उत्पन्न होंगे। इसीलिए, और आपको पता है, लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन तभी तो संपन्न होगा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, पुमंग आवश्यक चक्र है क्योंकि ये नर युग्मक उत्पन्न करता है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको? स्टेमन। पुंकेसर को क्या बोलेंगे? स्टेमन। इसके बाद दूसरा हिस्सा है जायांग। पुष्प का सबसे भीतरी चक्र और मादा भाग, पुष्प का सबसे भीतरी और मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। और इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? अंडक या स्त्रीकेसर। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? अंडक या स्त्रीकेसर कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पल। अंडक या स्त्रीकेसर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कार्पल। और चूंकि ये अंडक या स्त्रीकेसर वो भाग है जहां पर मादा युग्मक उत्पन्न होगा, जो कि लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, तो पुंकेसर से नर युग्मक और स्त्रीकेसर से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दोनों को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। तो ये समाप्त हुआ पुष्प की संरचना। चित्र आप बना दोगे, सभी भागों का नामांकन कर दोगे। उसके बाद बाहर वाले दोनों चक्र कौन हैं, क्या करते हैं, उनका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, उनको सहायक चक्र क्यों कहा जाता है, सारी डिटेल हो गई। इसके बाद भीतरी दोनों चक्र कौन से, नर चक्र कौन सा है, मादा चक्र कौन सा है, इनका प्रत्येक सदस्य कौन सा है, इससे कौन से युग्मक बनते हैं, ये छोटी छोटी बातें जो एक एक नंबर के अंदर पूछी जाती हैं। अब हम डिटेल करने वाले हैं पुमंग की। डिटेल किसकी करेंगे? पहले पुमंग की करेंगे और हम पहुंचेंगे नर युग्मक तक। उसके बाद डिटेल करेंगे हम मादा युग्मक की, मादा भाग की यानी अंडक की, और हम पहुंचेंगे मादा युग्मक तक। तो पहले अपने को पहुंचना है पुंकेसर से लेकर नर युग्मक तक। तो पुमंग, पुष्प का तीसरा भीतरी और नर चक्र क्या है? पुमंग है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोशियम। इसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? पुंकेसर या स्टेमन। अब अपने को देखना है एक पुंकेसर या स्टेमन की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब पुष्प के बाद हम किसकी ओर चल पड़े? पुंकेसर की ओर। पूरा चक्र तो क्या हो गया? पुमंग, और एक सदस्य क्या हो गया? पुंकेसर। स्ट्रक्चर देख लीजिए, संरचना किस प्रकार की होगी। ये देखिए, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको बनानी है पुंकेसर की। ये स्ट्रक्चर आप किसके बनाओगे? पुंकेसर की। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। ये जो डंठलनुमा भाग दिखाई दे रहा है, डंठलनुमा भाग, इसको अपने बोलते हैं पुतंतु। तंतु ही है, डंठलनुमा भाग का फाइबर जैसा है, पुतंतु। ये जो दो पालियों वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको अपने बोलेंगे परागकोश। इसको अपने क्या बोलेंगे? परागकोश। परागकोश को अंग्रेजी में कहा जाता है एंथर। परागकोश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंथर। और परागकोश और पुतंतु के जुड़ने का स्थान, ये भाग क्या कहलाएगा? संयोजी, यानी कनेक्टिव एरिया, कनेक्टिव रीजन कहलाएगा। ये पुतंतु को बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं कनेक्टिव एरिया, और इसको बोलते हैं एंथर। कनेक्टिव तो क्यों का आपको पता चल गया, क्योंकि ये पुतंतु और परागकोश का संधि स्थल है। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? परागकोश।
सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एंथर यानी परागकोश। आमतौर पर अधिकांश एंजियोस्पर्म जो है, अधिकांश आवर्त बीजी जो है, उनमें परागकोश द्विपालित होता है। एक पाली ये दिखाई दे रही है आपको, और एक पाली कौन सी दिखाई दे रही है, ये। तो परागकोश आमतौर पर कैसा होता है, द्विपालित। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकांश एंजियोस्पर्म का जो पुंकेसर है वो कैसा होता है, द्विपालित होता है। परंतु मालवेसी कुल, आपने 11वीं क्लास में मालवेसी कुल का अध्ययन किया था। मालवेसी कुल जो कि गुड़हल या कपास का कुल भी कहलाता है, जिसमें गुड़हल और कपास प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य के रूप में है, उस मालवेसी कुल में जो पुंकेसर है वो एक पाली वाले होते हैं। यहां पर हमने 2 पालियां बनाई ना, लेकिन मालवेसी कुल में कितनी पालियां बनेंगी पुंकेसर में, 1 पाली बनेगी। अपवाद है ये, ध्यान रखना। इसके अलावा मोरिंगा और वोल्फिया जो कि सबसे छोटे पुष्पीय पादप हैं, उनके अंदर भी पुंकेसर कैसा होता है, 1 पालित होता है। तो मालवेसी कुल जो कि गुड़हल और कपास का कुल है, इसके अलावा मोरिंगा और ये वोल्फिया, ये सब कैसे हैं, इनके पुंकेसर कैसे होते हैं, 1 पाली वाले होते हैं। उनका जिक्र हम यहां पर ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द्विपालित परागकोश पाया जाता है। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, द्विपालित परागकोश। तो क्यों ना इसकी अनुप्रस्थ काट देख ली जाए, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो चलते हैं परागकोश की यानी एंथर की अनुप्रस्थ काट की ओर। और आपको बता दें कि परागकोश ही वो स्थान है जहां पर परागकण बनेंगे, और परागकण के भीतर बनेंगे नरयुग्मक। धीरे धीरे आप चलते रहोगे, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी। 1-2 बार वीडियो बार बार देखोगे, तब आपको ये चीजें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। यदि हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट काटें, ये मानो परागकोश है, यदि इस प्रकार से इसको काटें, इसके लंबवत, ये परागकोश है और लंबवत यदि हम काट रहे हैं इसको इस प्रकार से, तो उस काट को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट यानी टीएस। तो टीएस काटते हैं तो अपने को इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसमें 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले दोनों कोने छोटे छोटे होते हैं, नीचे वाले कोने बड़े होते हैं। सबसे बाहर की ओर यदि देखें तो परागकोश की भीति पाई जाती है। बाहर की ओर क्या पाई जाती है, परागकोश की भीति। और ये परागकोश की भीति जो होती है वो कितने लेयर की होती है, 4 लेयर की होती है। परागकोश की भीति कितने स्तरीय होती है, 4 स्तरीय होती है। इनको मैं स्पीड से बना रहा हूं, आप आराम से और बार बार अभ्यास करते हुए सुंदर तरीके से बनाओगे। तीन, और ये हो गई जी चौथी परत। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में इसकी जो भित्ति है, इसकी वाल जो है, ये कितने स्तरीय होती है, 4 स्तरीय। और इन स्तरों को बाहर से भीतर के क्रम में इनके नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो होती बाहर की ओर है। सबसे बाहर की ओर कौन सा स्तर है, एपिडर्मिस। दूसरा स्तर जो है वो कौन सा है, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। 2-3 बार नाम बोलोगे क्रम से याद हो जाएंगे। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, 2 नंबर पर एंडोथीशियम, 3 नंबर पर होती है मिडल लेयर। तीसरे नंबर पर कौन है, मिडल लेयर। और चौथे नंबर पर क्या होती है, सबसे भीतर की ओर टेपिटम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगी आपके लिए, टेपिटम रहेगी, ध्यान रखना। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस,
उसके बाद एंडोथीशियम, 3 नंबर पर मिडल लेयर और चौथे नंबर पर क्या होती है? टेपिटम। बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और सबसे भीतर की ओर टेपिटम। यदि इसके भीतर की ओर देखें तो टेपिटम इस प्रकार से घेरा बनाए होते। टेपिटम इस प्रकार से चारों तरफ ही नहीं है, टेपिटम बीच में इस कॉर्नर को घेरे हुए रहती है। जैसे ये टेपिटम है, ये क्या करेगी? इस कॉर्नर को इस प्रकार से घेरे रखेगी। घेर दिया इसको। बिल्कुल गोल बनाना कोई जरूरी नहीं है, भगवान ने कोई प्रकार लेकर नहीं बनाया है इसको, आप आराम से बना सकते हो ऐसे गोला, लगभग गोलाकार। तो टेपिटम जो है वो इस प्रकार से इस कॉर्नर को क्या कहा जाता है? चैम्बर बोल दो इस कॉर्नर को, या इसको बोल दो पोलन सैक। तो ध्यान रखिएगा, जो ये कोना है इसको क्या बोलते हैं अपने? पोलन सैक, यानी परागपुट। ये देखो, तो टेपिटम किसको घेरे रहती है? परागपुट को घेरे रहती है। टेपिटम किसको घेरे रखती है? परागपुट को। और इसके भीतर पाई जाती है मर्दूतकीय कोशिकाएं। क्या पाई जाती है इसके भीतर की ओर? मर्दूतकीय कोशिकाएं। ये देख लीजिए, ये मैं किनको बना रहा हूं? प्रत्येक कोने में मैं मर्दूतकीय कोशिकाओं को दिखा रहा हूं। अब बताओ, इन मर्दूतकीय कोशिकाओं को किसने घेर रखा है? टेपिटम ने। किसने घेर रखा है इसको? टेपिटम ने। दोबारा देखो एक बार, सबसे बाह्य लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीशियम, 3 नंबर पर मिडल लेयर, और सबसे लास्ट में सबसे भीतर की ओर कौन सी परत है? टेपिटम। ये टेपिटम इसके चारों तरफ तो होती ही होती है, ये इस कोने को भी घेर देती है, कोने के चारों तरफ भी पाई जाती है। इस कोने को हम क्या कहते हैं? चारों कोनों को क्या कहते हैं? पोलन सैक, यानी परागपुट। परागकोश को तो कहते हैं एंथर। परागकोश को क्या बोलते हैं? एंथर। जबकि परागकोश में जो चारों कोने हैं, चारों चैम्बर जो है, उनको क्या बोलते हैं? पोलन सैक, यानी परागपुट। इस परागपुट को ये टेपिटम घेरे हुए, और इस घेरे के भीतर कौन सी कोशिकाएं हैं? मर्दूतकीय कोशिकाएं, पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं। और ये पेरेन्काइमा की कोशिकाएं ही भविष्य में चलकर परागकणों का निर्माण करती हैं, और उन परागकणों में ही क्या बनेगा? नरयुग्मक। तो ये जो घेरे में जो गोलाकार भाग बना है, इसको बोलेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। अब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, परागकण का एक दूसरा नाम है लघु बीजाणु। परागकण का दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु। ये लघु बीजाणु किसके अंदर बनेंगे? इस पोलन सैक के अंदर बनेंगे। किसके द्वारा? मर्दूतकीय कोशिकाओं के द्वारा बनेंगे। चूंकि इसी कोने में क्या बनने वाले हैं? लघु बीजाणु। इसलिए ये जो हिस्सा है जो कि टेपिटम से घिरा हुआ है, मर्दूतकीय वह हिस्सा जो वह मर्दूतकीय कोशिकाओं का भाग जो टेपिटम से घिरा रहता है, मर्दूतकीय कोशिकाओं का वह भाग जो टेपिटम से घिरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। धानी का मतलब होता है थैला, लघु बीजाणु कहते हैं परागकण। और इन्हीं मर्दूतकीय कोशिकाओं से परागकण बनने वाले हैं, लघु बीजाणु बनने वाले हैं। तो ये थैला किसका हो गया? लघु बीजाणुओं का हो गया, परागकणों का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो आपसे पूछे लघु बीजाणुधानी क्या है, तो प्रारंभ में लघु बीजाणुधानी क्या होती है? टेपिटम से मर्दूतकीय कोशिकाओं का वह क्षेत्र जो टेपिटम से घिरा रहता है, उसको बोलते हैं अपने लघु बीजाणुधानी। और इसके भीतर जो मर्दूतकीय कोशिकाएं वो आगे चलकर किसको बना लेंगी? लघु बीजाणु या परागकण को बना लेंगी। तो आपसे यदि पूछा जाए एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं, तो गिन लो। 1 2 3 4। एक पूरा ये परागकोश है, अनुप्रस्थ काट है, अंदर से आपको सब कुछ दिख रहा है इसके। तो कितनी लघु बीजाणुधानियां दिखाई दे रही हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक परागकोश, कौन सा परागकोश? द्विपालित। एक द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। 4 कोणे हैं, यानी पोलन सैक कितने? 4। एक पोलन सैक में एक लघु बीजाणु धानी, तो 4 पोलन सैक में टोटल कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी? 4 लघु बीजाणु धानियां यहां पर आपके सामने हैं। ठीक है। अब पाली कौन सी रहेगी? अपने कह रहे हैं द्विपालित होता है, कह रहे थे ना द्विपालित परागकोश होता है, तो एक पाली ये है, ठीक है, और दूसरी पाली ये है, तो बीच में क्षेत्र किसका होगा? संयोजी उत्तक का होगा, कनेक्टिव टिश्यू का होगा, जो कि 2 पालियों को जोड़ने का काम करता है। एक पाली अपने इसको बोल रहे हैं और एक पाली इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो परागकोश द्विपालित होता है। तो अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि मालवेसी कुल में कितनी लघु बीजाणु धानियां होंगी? हमने कहा था मालवेसी कुल एक पाली वाला होता है। एक पाली यानी ये, तो लघु बीजाणु धानियां कितनी होंगी? 2। चूंकि उसमें एक पाली इसलिए कितनी? 2 लघु बीजाणु धानियां। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म कितनी पालियों वाले होते हैं? 2 पालियों वाले होते हैं पुंकेसर। अधिकांश एंजियोस्पर्म में पुंकेसर द्विपालित होते हैं, इसलिए लघु बीजाणु धानियां कितनी होंगी? 4। तो ये हो गई आंतरिक स्ट्रक्चर। अब अपने एक एक भीति को और इसको सबको डिटेल के साथ पढ़ना है। तो सबसे दोबारा देख लो एक बार, परागकोश की अनुप्रस्थ काट यदि है तो इसमें भीति कितनी स्तरीय है? 4 स्तरीय भीति है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, 2 नंबर पर एंडोथीशियम, 3 नंबर पर मिडल लेयर और 4 नंबर पर टेपिटम। अब एक एक करके अपने इन सभी को देख रहे हैं। परागकोश के अनुप्रस्थ काट के हम डिटेल करने जा रहे हैं। तो सबसे बाहर की ओर कौन सी परत है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस। नाम से स्पष्ट है, क्या बनाती है ये? आवरण बनाती है। एपिडर्मिस किसका निर्माण करती है? आवरण का निर्माण करती है। आवरण बना रही है तो कार्य किसका होगा? सुरक्षा का। आवरण बनाती तो कार्य किसका होगा? सुरक्षा का। और ध्यान रखिएगा ये एक स्तरीय आवरण है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एपिडर्मिस एक स्तरीय आवरण है और कार्य क्या है इसका? परागकोश की सुरक्षा करना। दूसरा, इसके नीचे कौन सी परत थी? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी एकल स्तर है, एक स्तरीय ही होता है ये। सबसे बड़ी खास बात, एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्तियों पर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार परत पाई जाती है। यानी इनकी भित्तियों पर क्या पाया जाता है? अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार परत। तो आप ध्यान रखिएगा, स्याही डाल लेते हैं एक बार, पेन में स्याही करना हो चुकी है अपने। तो ध्यान रखो, मिडल लेयर की भित्तियों पर क्या मिलती है? अल्फा सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या काम करता है? नमी को अवशोषित करने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में फिलहाल जो मौसम चल रहा है उसके अंदर लकड़ी के दरवाजे जो हैं वो फूल जाते हैं। और लकड़ी के दरवाजे क्यों फूलते हैं? क्योंकि ये बरसात की नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इसमें भी अल्फा सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज तो है इसके अंदर सेल्यूलोज। तो ये क्या करता है? नमी अवशोषित करता है। और इस नमी अवशोषित करने के कारण ये परागकोश के सफुटन में मदद करता है। आगे हमारा एक टॉपिक आएगा परागकोश का सफुटन, जिससे परागकोश के अंदर जो परागकण है वो बाहर बिखर जाएंगे। तो परागकोश के सफुटन यानी फूटना,
उसमें मदद कौन करता है? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। और सफुटन में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? अल्फा सेलुलोज का होगा। इसलिए आपसे कोई पूछ ले कि परागकोश के अंदर अल्फा सेलुलोज कहां पर पाया जाता है, तो आप ध्यान रखोगे एंडोथीसियम में पाया जाता है। ठीक है, दोनों बाहर की परतें होगी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दोनों एक स्तरीय है, दोनों एक स्तरीय है। इसका काम है सुरक्षा करना और इसका काम है अल्फा सेलुलोज की रेशेदार परत है ना इसके अंदर, तो ये काम किसमें करेगी? सफुटन में मदद करेगी। वैसे ही दोनों ही किसमें मदद करती हैं? दोनों का कार्य हो जाएगा परागकोश के सफुटन में मदद करना। बस आप लोग एक बात ध्यान रख लो, बाहर वाली दोनों हैं वो एक स्तरीय हैं और सफुटन में मदद करती हैं। बस दूसरी बात ध्यान रखनी है, अल्फा सेलुलोज की परत किस स्तर में मिलती है? एंडोथीसियम स्तर में मिलती है। तीसरा स्तर आता है अपना मिडल लेयर। तीसरा स्तर कौन सा आता है? मिडल लेयर। ये मिडल लेयर जो है वो 3 से 4 स्तरीय होती है। मिडल लेयर कितने स्तरीय होती है? 3 से 4 स्तरीय होती है। और ये काम क्या करती है? परागकणों के परिवर्धन के दौरान स्वयं नष्ट होकर उन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, मिडल लेयर 3 से 4 स्तरीय होती है। काम क्या है? परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। स्वयं नष्ट हो जाएगी और स्वयं नष्ट होकर इनका जो पोषक पदार्थ बिखरेगा वो किन में मदद करेगा? परागकणों के परिवर्धन में मदद करेगा, उनके पोषण में मदद करेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिडल लेयर जो कि 3 से 4 स्तरीय होती है, इसका काम है परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। 3 लेयर हो गई। चौथी लेयर कौन सी है? टेपिटम। सबसे महत्वपूर्ण है चौथी लेयर टेपिटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। परीक्षा में डायरेक्ट 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि परागकोश में पाए जाने वाली टेपिटम परत का कार्य क्या है। 1 नंबर में भी या 2 नंबर में भी इसके बहुत से कार्य हैं, कैसे भी इसको पूछा जा सकता है, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, v की घात 8 इंपॉर्टेंट। तो टेपिटम क्या करती है? लघु बीजाणु धानियों को घेरे रखती है। पहला ध्यान है ना आपको, लघु बीजाणु धानियों के चारों तरफ जो घेरा होगा वो किसका होगा? टेपिटम का होगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका है पोषण प्रदान करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य टेपिटम का परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। यह काम मिडल लेयर भी कर रही थी जो कि बहुत छोटे स्तर पर था, और यह बड़े स्तर पर पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य जो है वो है कैलोज पलग का निर्माण करना। कैलोज पलग का निर्माण करना, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मान लो टेपिटम है, ठीक है। ये परत किसकी है? टेपिटम की। टेपिटम के भीतर क्या बनेंगे आगे चलकर? आप पढ़ने वाले हो, अंदर चलकर बनेंगे परागकण। ये कौन है अंदर? परागकण, जिनको आप बोल सकते हो लघु बीजाणु। ये टेपिटम क्या करती है? इनके बाह्य परत में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन निर्मित करती है, ठीक है। टेपिटम परागकण के बाह्य स्तर में, परागकण की बाह्य स्तर में क्या करती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित कर देती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। टेपिटम क्या करेगी? परागकण के बनने के दौरान इसमें विशेष प्रकार की प्रोटीन स्रावित कर देगी। क्या होगा बाद में? ये परागकण
परागण की क्रिया के द्वारा, पोलिनेशन की क्रिया के द्वारा पहुंचेगा स्त्री केसर के ऊपर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। यहां पर जनन के दौरान ये परागकण कहां पर पहुंच जाएगा? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, परागकण के बाह्य परत में पाए जाने वाली प्रोटीन और स्त्री केसर की प्रोटीन, स्त्री केसर के परागकोश की प्रोटीन, यानी परागकण की प्रोटीन और स्त्री केसर की प्रोटीन के बीच पराग स्त्री केसर संकर्षण की क्रिया होगी। पराग स्त्री केसर संकर्षण, नाम देखिए नया नाम आया है संकर्षण, हालांकि ये टॉपिक बाद में भी आएगा। संकर्षण की क्रिया होगी। ये संकर्षण क्या होता है? ये परागकण और स्त्री केसर की आपसी क्रिया है, जिसमें स्त्री केसर ये पहचानता है कि जो परागकण आकर गिरा है वो अपनी ही जाति का है या कोई दूसरी जाति का है। जैसे सरसों का स्त्री केसर क्या सोचेगा कि परागकण सरसों के पुष्प से ही आया है या कहीं आग के पुष्प का तो परागकण नहीं है। यदि सहजातीय है, अपनी ही जाति का है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि परागकण दूसरी जाति का आता है तो स्त्री केसर इस परागकण को नकार देगा, अस्वीकार कर देगा। और इस कंडीशन में परागकण के बाह्य चौल में जो प्रोटीन थी वो क्या करेगी? इसके जो जनन छिद्र है जहां से परागकण अंकुरित होना था, परागकण में 1 या 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं जहां से परागकण अंकुरित होता है। यदि सहजातीय परागकण है तब तो वो अंकुरित हो जाएगा और निषेचन की क्रिया चल पड़ेगी। परंतु यदि विजातीय अलग जाति का है तब क्या करती है? ये प्रोटीन जो कि किसने स्रावित की थी? टेपिटम ने, ये इसके जनन छिद्र को बंद कर देती है। और जनन छिद्र को बंद करती है यानी कैलोज पलक, उसको क्या बोलते हैं? कैलोज पलक, जिससे परागकण का अंकुरण यहीं पर रुक जाता है, अंकुरण नहीं हो पाता और निषेचन की क्रिया भी नहीं हो पाती। दोबारा सुन लो सारी प्रोसेस। परागकण में क्या हुआ? टेपिटम ने क्या किया? प्रोटीन स्रावित कर दी। जब परागकण का निर्माण हो रहा था तो टेपिटम ने इसमें प्रोटीन छोड़ी। ये प्रोटीन क्या काम करती है? स्त्री केसर को पहचानने में मदद करती है कि जो परागकण है वो सहजातीय है या विजातीय है। यदि परागकण किसी दूसरी जाति का तो निषेचन नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए क्या होता है? ये प्रोटीन जो है, जो किसने स्रावित की थी? टेपिटम ने, ये अपने ही परागकण के जनन छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे परागकण अंकुरित नहीं हो पाता और वहीं पर वो नष्ट हो जाता है। तो टेपिटम ने क्या काम किया? कैलोज पलक का निर्माण किया। टेपिटम के द्वारा स्रावित जो प्रोटीन है वो किसका निर्माण करेगी? कैलोज पलक का निर्माण करेगी। कैलोज पलक केवल तभी बनेगा जब स्त्री केसर इस परागकण को नकार देता है। तीसरी बात, कैलेज एंजाइम का निर्माण करना। कैलेज एंजाइम का निर्माण करना। अब ये कैलेज एंजाइम क्या चीज है? आपको ध्यान होना चाहिए, जब परागकण बनते हैं, निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी में, तो परागकण 4-4 के समूह में बनते हैं, जिसको पराग चतुष्क कहा जाता है। जैसे जब परागकण बनेंगे तो ये इस प्रकार से बनेंगे, इनके चारों ओर इस प्रकार से सीमेंट जैसा पदार्थ होता है। यानी आप ऐसे सोच लो कि 4 ईंटों को आपने सीमेंट की सहायता से जोड़ दिया, वैसे कंडीशन होती है। यानी जब परागकण बनते हैं तो कैसे बनते हैं? वो पराग चतुष्क के रूप में बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये चतुष्क के रूप में। कैसे बनते हैं परागकण? पराग चतुष्क के रूप में बनते हैं। यानी एक परागकण, दूसरा परागकण, तीसरा परागकण, चौथा परागकण, 4-4 के समूह में बनते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन बाद में इनको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके बीच का जो सीमेंट जैसा पदार्थ है, जो कैलोज प्रोटीन का बना होता है, ये सीमेंट जैसा पदार्थ हटना चाहिए। चारों परागकण अलग अलग होने हैं तो इनके बीच में जो सीमेंट जैसा पदार्थ है वो अलग अलग हटना चाहिए। तो इनको हटाने के लिए कौन उत्तरदायी है? कैलेज एंजाइम।
तो कैलेज एंजाइम क्या करता है, पराग चतुष्क से सभी परागकणों को स्वतंत्र करवाने का कार्य करता है। अगला कार्य यदि देखें, पोलन किट का निर्माण। टेपिटम क्या करती है, टेपिटम परागकणों के निर्माण के दौरान इनके चारों तरफ एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, और उस चिपचिपे पदार्थ को हम कहते हैं पोलन किट। और ये पोलन किट या चिपचिपा पदार्थ क्या काम करता है, कीट परागण में मदद करता है। जब कीट आकर बैठेंगे तो चूंकि परागकण इस पोलन किट की वजह से चिपचिपा है, इसलिए वो उन कीटों के चिपक जाएंगे और परागण में सहायता मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, टेपिटम परागकण के निर्माण के दौरान इनके चारों तरफ एक चिपचिपा पदार्थ निर्मित करती है, और उस चिपचिपे पदार्थ को अपने कहते हैं पोलन किट। क्या बोलते हैं उसको, पोलन किट, जो कि कीट परागण में मदद करता है। यूबिस पिंडों का निर्माण। यूबिस पिंड, अब आपको बता दें कि टेपिटम की कोशिकाओं के भीतर कुछ वसा के गोलाकार पिंड पाए जाते हैं। टेपिटम की कोशिका में वसा के कुछ गोलाकार पिंड पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोयूबिस पिंड। क्या बोलते हैं उनको, प्रोयूबिस पिंड। क्या बोला जाता है इनको, प्रोयूबिस पिंड। अब इन प्रोयूबिस पिंडों में कुछ समय पश्चात एक विशेष कार्बनिक पदार्थ संयुक्त हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। प्रोयूबिस पिंड जो कि वसीय कण थे, वसीय पिंड थे, उनके साथ में क्या जुड़ गया, स्पोरोपोलेनिन जुड़ गया। और जब स्पोरोपोलेनिन इसके साथ संयुक्त हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं यूबिस पिंड। यानी प्रोयूबिस पिंड प्लस स्पोरोपोलेनिन इज इक्वल टू यूबिस पिंड। और ये यूबिस पिंड जो है वो परागकण की बाह्य चोल को बनाने का काम करते हैं, बाह्य आवरण को बनाने का काम करते हैं। तो आपको बता दें, एक बार दोबारा सुन लो, टेपिटम की परत से स्रावित होते हैं यूबिस पिंड। तो ये यूबिस पिंड परागकण के बाह्य चोल को निर्मित करने का कार्य करते हैं। यानी परागकण की बाह्य चोल को निर्मित करने का कार्य किसका है, टेपिटम का। सबसे अंतिम कार्य देख लीजिए, हेजवर व पराग एलर्जी। वैसे तो देखो ये कोई काम नहीं है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, इसका ये एक अवगुण है। टेपिटम क्या करती है, परागकण के चारों तरफ एक प्रोटीन स्रावित करती है, जो कि परागकण के बाह्य चोल में पाई जाती है, उसमें जमी रहती है। जब परागकण नमी के संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो परागकण की बाह्य चोल से ये प्रोटीन निकल जाती है। और ये प्रोटीन यदि मानव के संपर्क में आती है तो उससे हमें एलर्जी होती है, जिससे छींके आना, नाक में पानी चलना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना जैसे एलर्जिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। और एक रोग होता है हेजवर। तो परीक्षा में इतना पूछा जा सकता है आपसे, हेजवर या पराग एलर्जी किसके द्वारा होती है, तो आप कहोगे टेपिटम के द्वारा स्रावित प्रोटीन से, जो कि परागकण की बाह्य चोल में उपस्थित रहती है। तो टेपिटम जो कि परागकोश की सबसे बाह्य परत थी टेपिटम, इसके कार्य कौन कौन से हो गए, पोषण प्रदान करना, जो परिवर्तनशील परागकण है उनको पोषण प्रदान करेगी, कैलोज फलक का निर्माण करना, कैलेज एंजाइम का निर्माण करना, पोलन किट का निर्माण करना, यूबिस पिंड का निर्माण करना, और हेजवर या पराग एलर्जी का के लिए उत्तरदायी होना। ये सब किसके काम है, टेपिटम के काम है। हम क्या पढ़ रहे थे,
परागकोश की संरचना, हम पुंकेसर पढ़ रहे थे। पुंकेसर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन हुआ? परागकोश। परागकोश की हमने अनुप्रस्थ काट देखी तो आपको क्या दिखाई दिया? 4 स्तरीय भित्ति और अंदर 4 चैम्बर जिसमें थी लघु बीजाणु धानियां, यानी भित्ति और लघु बीजाणु धानियां। भित्ति में हमने सबसे पहले एपिडर्मिस देखा, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम को हमने काफी डिटेल से इसके कार्य भी हमने देखे हैं। टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक सघन जीवद्रव्य वाली और बड़े केंद्रक वाली सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। बहुत से काम है इसके, इसलिए इसका जो जीवद्रव्य है वो सघन होता है, कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं और बड़ा केंद्रक भी धारण ये करती हैं। ठीक है। और ये पोषण के आधार पर टेपिटम 2 टाइप की हो सकती है। पोषण के आधार पर अपने टेपिटम को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक तो ग्रंथिल टेपिटम और दूसरी टेपिटम है अमीबीय टेपिटम। इसको स्त्रावी टेपिटम भी कहते हैं। ये अपने स्त्राव करने के आधार पर हमने इनको बांटा है, कोई ज्यादा विशेष है नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रंथिल टेपिटम या स्त्रावी टेपिटम क्या करती हैं? इनसे स्त्राव विसरण के द्वारा बाहर उत्सर्जित होता है। ठीक है। अब ये देखो, ये मान लो सबसे बाहर की ओर क्या है? टेपिटम। इनको पोषण कहां पर पहुंचाना है? इसके भीतर जो परिवर्धन करने वाले परागकण है, यानी ये टेपिटम यहां तक इसको पोषण प्रदान करना है। पोषण कैसे जा सकता है? विसरण। अब मान लो ये कोई कोशिका है, टेपिटम की कोशिका है, इससे विसरण के द्वारा स्त्रावित होकर बाहर आ जाएगा। जैसे ग्रंथियां अपने स्त्राव को छोड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये टेपिटम की कोशिकाएं भी क्या करती हैं? पोषक पदार्थ स्त्रावित करती हैं। इसलिए इनको बोला जाता है, क्योंकि ग्रंथि की तरह स्त्राव करती है, इसलिए ग्रंथिल टेपिटम या स्त्रावी टेपिटम, जो कि अधिकांश एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। कुछ में अमीबीय टेपिटम भी पाई जाती है। ये अमीबीय टेपिटम क्या काम करती हैं? इनकी कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाएंगी। यहां पर कोशिकाएं नष्ट नहीं होंगी। ग्रंथिल में केवल विसरण के द्वारा पोषक पदार्थ बाहर निकलते हैं, कोई कोशिका नष्ट नहीं होती। लेकिन अमीबीय टेपिटम की कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होकर अब यहां से ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने से जो पोषक पदार्थ निकलेगा वो इनके चारों तरफ फैल जाएगा। यानी अमीबीय टेपिटम की कोशिकाएं स्वयं नष्ट होकर पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। और चूंकि ये परागकण की कोशिकाओं को चारों तरफ से घेर लेती है, और घेरने वाले को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। यदि कोई पदार्थ किसी को घेर ले तो घेरने वाले को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो अमीबीय टेपिटम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम प्रकार की टेपिटम। ठीक है। तो ये 2 टाइप की टेपिटम है। ये तो ग्रंथि की तरह स्त्राव करती हैं और ये अमीबा या प्लाज्मोडियम की तरह स्वयं नष्ट होकर इनके चारों तरफ फैलते हुए पोषण प्रदान करेगी। यानी अमीबीय टेपिटम जब नष्ट होगी तो एक तरीके से परागकण सारे के सारे इसके पोषक पदार्थ में डूब जाएंगे। ठीक है। तो हमने परागकोश की भित्तियों के बारे में पढ़ लिया, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया, एंडोथीशियम के बारे में पढ़ लिया, मिडल लेयर के बारे में पढ़ लिया और टेपिटम के बारे में भी पढ़ लिया और इसके कार्य देख लिए। अब हमें इसके भीतर की लघु बीजाणुधानी को देखना है। आपको पूछ लें एक द्विपालित परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां होंगी? आप क्या कहोगे? 4 कोणे हैं, 4 लघु बीजाणुधानियां होंगी, प्रत्येक कोणे में 1। तो एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। यदि एक लघु बीजाणुधानी को हम देखें तो चारों तरफ उसको कौन घेरे रखेगी? टेपिटम। और इसके भीतर क्या मिलेगी अपने को? मर्दुतकीय कोशिकाएं। इसके भीतर क्या मिलेंगी? मर्दुतकीय कोशिकाएं मिलेंगी। बस ये होगी लघु बीजाणुधानी। इतना सा है कि परिभाषा बनानी पड़े लघु बीजाणुधानी तो क्या बनाओगे? मर्दुतकीय कोशिकाओं का वह क्षेत्र जो टेपिटम से घिरा रहता है उसको अपने क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी।
और भविष्य में चलकर इन मर्दूतकीय कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण होगा, अर्थात परागकण का निर्माण होगा। अब मैं आपको एक नया और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का परिवर्धन बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परागकोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपको बता दें, यानी जो परागकोश हम देख रहे हैं उसका विकास आखिर कैसे हुआ, कैसे चारों भीतियां बनी और कैसे अंदर परागकण बनेंगे, वो अपने को देखना है। सर्वप्रथम आपको मैं ये बता दूं कि परागकोश का परिवर्तन जो होता है वो सुबीजाणु धानीय, अंग्रेजी में भी इसको बोलेंगे यू स्पोरेंजिएट, इस शब्द का रट्टा लगा लो, इस शब्द को कंठस्थ कर लो। परागकोश का परिवर्तन यदि आपसे पूछे तो एक नंबर में आप क्या कह दोगे कि आवर्त बीजियों में परागकोश का परिवर्धन सुबीजाणु धानीय यानी यूस्पोरेंजिएट होता है। मतलब क्या होता है इस यूस्पोरेंजिएट का? एक से अधिक प्रप्रसूतक, प्रप्रसूतक का दूसरा नाम क्या होता है? प्रारंभिक बीजाणु धानी सेल्स, प्रप्रसूतक कोशिका है। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्रप्रसूतक का एक दूसरा नाम है प्रारंभिक बीजाणुधानी कोशिका। यदि परागकोश का परिवर्धन एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाओं के द्वारा हो, यदि परागकोश के परिवर्धन में एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाएं भाग लें तो उस परिवर्धन को हम क्या बोलते हैं? सुबीजाणुधानीय यानी यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन बोलते हैं। यदि परागकोश के परिवर्धन में एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाएं भाग लें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुबीजाणुधानीय यानी यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन। एक बार और सुन लो, यदि परागकोश के परिवर्धन में एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाएं भाग लें तो उस परिवर्तन को अपने क्या बोलते हैं? सुबीजाणुधानीय यानी यूस्पोरेंजिएट। समझ लो, एक नंबर आपका पक्का। अब ये परिवर्तन होता कैसे है, डिटेल अपने देखने जा रहे हैं। इस परिवर्तन की डिटेल किस प्रकार की होगी ये अपने देखने के लिए जा रहे हैं। कैसे होता है ये परिवर्तन? ये मान लो प्रारंभिक परागकोश है, ये सबसे पहला प्रारंभिक परागकोश है। इसमें केवल क्या है? एपिडर्मिस है और नीचे पूतंतु है, संयोजी है। परिवर्तन किसका देखना है अपने को? परागकोश का। यानी परागकोश के नाम पर केवल क्या है? एपिडर्मिस, और उसके भीतर सारी की सारी क्या है? मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं, बस और कुछ नहीं। मर्दूतकीय सेल्स। परागकोश में केवल कौन है? एपिडर्मिस है और मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं, और कुछ नहीं है। यह है अपरिवर्धित परागकोश। कुछ समय पश्चात क्या होगा? इस अपरिवर्धित परागकोश जिसमें केवल क्या है? एपिडर्मिस और मर्दूतकीय कोशिकाएं, कुछ नहीं और दो ही चीजें हैं। अब परिवर्तन के दौरान इसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे और इन संरचनात्मक परिवर्तनों से क्या होगा? इसमें 4 चैम्बर बन जाएंगे। कैसे? इस प्रकार से
मैं थोड़ा सा और यदि स्पष्ट बनाऊं इसको, इस प्रकार से देखो, ये नीचे पूतंतु है, यानी इसमें क्या बन गए, 4 चैम्बर बन गए, 4 पोलन सैक बन गए। केवल पहले क्या था, एपिडर्मिस और अंदर मर्दूतकीय कोशिकाएं। अब कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे कितने पोलन सैक बन गए, 4। एक कोना ये दिखाई दे रहा है आपको, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये। अंदर अब भी क्या, इसके मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पहले बिल्कुल गोलाकार था, अब गोलाकार नहीं रहा, अब कैसे हो गया, 4 पालियों वाला हो गया, 4 पोलन सैक वाला हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, प्रत्येक कोने में कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी। जो एपिडर्मिस के नीचे हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोडर्मिल कोशिकाएं। एपिडर्मिस के नीचे की कुछ कोशिकाएं अब आकार में क्या हो जाएंगी, बड़ी। एक इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से और कुछ इधर से। ये मैं बना रहा हूं, ये देखो डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूं इनको। इनको कैसे दिखा रहा हूं, डॉट डॉट करके। हुआ क्या, पहले संरचनात्मक परिवर्तन हुआ और उससे 4 पोलन सैक बन गए, 4 चैम्बर बन गए। प्रत्येक चैम्बर में क्या हुआ, कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं। हाइपोडर्मल का मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली, एपिडर्मिस के जो ठीक नीचे हैं उनको बोलते हैं हाइपोडर्मल कोशिकाएं। आकार में बड़ी हो गई, उनका जीवद्रव्य ज्यादा सघन हो गया। ठीक है, और इन आकार में बड़ी हुई कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रसूतक सेल्स। अंग्रेजी में बोला जाता है इनको आर्चिस्पोरियल सेल्स, आर्चिस्पोरियल सेल्स यानी प्रसूतक कोशिकाएं। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या बन गई, कुछ प्रसूतक कोशिकाएं बन गई। अब ये प्रसूतक कोशिकाएं क्या करेंगी, परिणत विभाजन करेंगी। ठीक है, परिणत विभाजन करेंगी। इस परिणत विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। कौन कौन सी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन सेल्स। प्रसूतक कोशिकाओं ने परिणत विभाजन किया जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं बन गई। कौन कौन सी, एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरी बनी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, अब देखो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं इसने भी बनाई है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं इसने भी बनाई है, इसने भी बनाई है, इसने भी बनाई है, और ये सभी प्रसूतक कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं मिलकर पूरे परागकोश की भित्ति की 4 स्तर बनाती हैं। मैं आरेखित रूप से यदि आपको समझाने का प्रयास करूं, सबसे पहले क्या था, अपरिवर्धित परागकोश था ना, अपरिवर्धित परागकोश जिसमें केवल एपिडर्मिस था और पूतंतु था। अंदर एपिडर्मिस के कुछ मर्दूतकीय कोशिकाएं थी। क्या हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन, और इस संरचनात्मक परिवर्तन से क्या हो गया, 4 पोलन सैक बन गए, 4 कोने बन गए, 4 चैम्बर बन गए। ठीक है, अब संरचनात्मक परिवर्तनों से होने के पश्चात एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं थी, वो हाइपोडर्मल कोशिकाएं आकार में, कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और उनको अपने बोलते हैं प्रसूतक सेल्स। और ये कई सारी बनी है, प्रत्येक कोने में कुछ 4 चैम्बर बने थे, 4 कोने बने थे, चारों कोनों में कुछ प्रसूतक कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये प्रसूतक कोशिकाएं परिणत विभाजन करती हैं। कौन सा, परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन से 2 टाइप की कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक
भित्ति कोशिकाएं क्या बनाती हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। और इधर ये क्या बना लेती हैं? प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बना लिया और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बना लिया। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या करेंगी? परागकोश की भित्ति बनाएंगी। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या काम करेगी? ये लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देगी। ये क्या काम करेगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देगी। यानी ये चारों परागकोश की भित्ति बना लेंगी, भित्ति बन गई परागकोश की। और ये क्या काम करेंगी? प्रत्येक कोने में लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देंगी। तो चूंकि यहां पर जो परागकोश बन रहा है ये एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाओं से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस परिवर्धन को बोलते हैं सुबीजाणुधानीय परिवर्धन, यानी यूस्पोरेंजियल परिवर्धन। तो ये हो गया जी परागकोश का परिवर्धन। तो हमने देख लिया है परागकोश की संरचना और परागकोश का परिवर्धन। अब अगला टॉपिक अपने आ रहा है यदि नेक्स्ट टॉपिक की बात करें परागकोश के परिवर्धन के पश्चात, इस टॉपिक का नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है इसका? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन का मतलब है परागकण का निर्माण, क्योंकि लघु बीजाणु किसको बोलते हैं? परागकण को। तो स्टूडेंट्स, लघु बीजाणु को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? परागकण नाम देते हैं। इन परागकण का निर्माण कहां पर होगा? लघु बीजाणु धानी में। और यदि आपने ध्यानपूर्वक समझा इसको तो आधा तो आप ये कर ही दोगे। बिल्कुल सिंपल है, आरेख समझ लो, फिर उस आरेख को जो स्टेप है उनको अपने शब्दों में लिख दो, वो हो जाएगा परिवर्तन। सबसे पहले क्या थी लघु बीजाणु धानी में? ये मानो लघु बीजाणु धानी थी जो किससे घिरी हुई है? टेपिटम से। लघु बीजाणु धानी किससे घिरी होती है? टेपिटम से ये घिरी हुई। और इसके अंदर ये क्या है? मर्दूतकीय कोशिकाएं। लघु बीजाणु धानी मर्दूतकीय कोशिकाओं का वह क्षेत्र जो टेपिटम से घिरा रहता है। यानी लघु बीजाणु धानी में सबसे पहले क्या है? मर्दूतकीय सेल्स है। सभी के सभी एक जैसी मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं। अब क्या हुआ था? इन मर्दूतकीय कोशिकाओं में से कुछ हाइपोडर्मल कोशिकाओं ने आकार में वृद्धि कर ली थी, जिसको हमने कहा था प्रसूतक सेल्स। कहा था ना? कहा था प्रसूतक सेल। अब ये प्रसूतक सेल परिणत विभाजन करती, विभाजन करके क्या कर लेती हैं? प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या करती हैं? परागकोश की चारों भित्ति बना लेती हैं। और साथ में क्या बना था? लघु बीजाणु जन सेल्स बनाई थी ना लघु बीजाणु जन। यहां तो हमने परिवर्तन के दौरान ही देख लिया था। अब ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं फिर से समसूत्री विभाजन करती हैं। लघु बीजाणु जन कोशिकाएं फिर से क्या करती हैं? समसूत्री विभाजन, और बना लेती हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बना लेती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। अब देखो, एक से अधिक ये होती हैं, ये भी संख्या में बहुत सारी होती हैं, और इनसे और ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती मातृ कोशिकाओं की। मातृ कोशिका तक सारी की सारी कैसी होती हैं? द्विगुणित। मातृ कोशिका तक सारी की सारी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। मातृ यानी मां, किसकी मां है ये? लघु बीजाणु मातृ कोशिका लघु बीजाणु की मां है। तो इस लघु बीजाणु की मां नाम आते ही अर्धसूत्री विभाजन कर दो। मातृ नाम आते ही कौन सा विभाजन हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन।
और आप लोग जानते हो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं एक से। यानी एक कोशिका में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी? 4। यहां पर यदि एक लघु बीजाणु कोशिका है तो उससे अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगी? 4 लघु बीजाणु बनेंगे। और ये चारों के चारों लघु बीजाणु संयुक्त होते हैं। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चारों के चारों कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पराग चतुष्क। अब पराग चतुष्क पर कौन क्रिया करेगा? टेपिटम के द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम इन चारों जो परागकण है, जो पराग चतुष्क हैं, उनके बीच में जो कैलोज प्रोटीन है, जो सीमेंट जैसा पदार्थ, उसको नष्ट कर देगा, जिससे चारों के चारों परागकण स्वतंत्र हो जाएंगे। परागकण का निर्माण हो गया। और लघु बीजाणु जन कोशिकाओं से जो परागकण का निर्माण होता है, इसी को तो हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। यदि लघु बीजाणु जनन की परिभाषा बनानी पड़ जाए तो क्या बनाओगे? लघु बीजाणु जन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। परागकण को हम क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। ये आरेख यदि आपने याद कर लिया तो इस आरेख को आप अपने शब्दों में चाहे 2 पेज में लिख दो, आराम से इसका विस्तार लिख सकते हो। फिर पहले इससे ये बना, फिर इससे ये बना, कैसे बना, फिर इससे ये बना, कैसे बना, इसको विस्तार करते चलिए, बन जाएगा। लेकिन दिमाग में आपको होना चाहिए ये क्रम। तो ये हो गया लघु बीजाणु जनन। हम पहुंच चुके हैं परागकण तक। कहां तक पहुंच चुके हैं? परागकण तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो भी आगे हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज काफी लंबा वीडियो हमने बना लिया है। तो आप जब भी पढ़ो बिल्कुल शांत चित्त होकर, सभी कार्यों से फ्री होकर बेले टाइम में इसको पढ़ो। लेकिन पढ़ो तब वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको एक साथ देखना है। साथ साथ आपको बैठे रहकर अपने संक्षिप्त नोट्स बनाने हैं। संक्षिप्त नोट्स, विस्तृत नोट्स तो आपको क्लास में मिल जाएंगे। संक्षिप्त नोट्स बनाने ताकि आप बोर न रहें, आपकी एकाग्रता बनी रहे और दोबारा आपको याद करने में भी सहूलियत रहे। और इसके अलावा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के हैं, चाहे वो अन्य स्कूल के हैं, चाहे वो 11th क्लास के ही क्यों न हैं, सारे के सारे फिलहाल फ्री बैठे होंगे। उनको बताइए कि इस प्रकार से बायोलॉजी की क्लासें चल रही हैं, टूटा फूटा ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा विज्ञान है मैं आपको देकर आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं और आप भी इसमें सहयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई समझ में नहीं आ रहा, कैसा समझ में आ रहा है, इसके कमेंट्स भी जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम परागकण तक पहुंच चुके हैं। परागकण का निर्माण कैसे होगा इसके आगे का वीडियो बाद में। धन्यवाद।